वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 11 के लिए ख़याबान उर्दू बुक से सबक नंबर 3 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊंगी, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 3 एक नज़्म है। नज़्म का नाम है आबे ज़ुलाल। आबे ज़ुलाल का मतलब क्या है? पीने के लायक साफ़ सुथरा साफ़ शफाफ पानी। और इसके शायर हैं इस्माइल मेरठी। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, एग्ज़ाम में किसी भी शायर का तारुफ आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के शायर के तारुफ को समझेंगे। इस्माइल मेरठी, इनकी पैदाइश 1844 में हुई और इनका इंतकाल 1917 में हुआ। याद रखोगे कि पैदाइश 1844 में और इंतकाल 1917 में हुआ। सभी बच्चे एक चीज़ अच्छे से ध्यान रखेंगे कि याद करने का तरीका क्या अपनाएंगे जो ज़िंदगी आपके काम आएगा। किसी भी चीज़ को याद करने के लिए बच्चों, जैसे कि आपको इस सन को याद करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिपीट करेंगे, रिवीज़न को अपनी हैबिट बनाएंगे। स्टार्टिंग में रिवीज़न को करने में आपको दिमाग में बिठाने में थोड़ा टाइम लगेगा, मगर जो आपके दिमाग की पावर होती है ना, जब रिवीज़न करना सीख जाएगी तो आप 2-4 बार पढ़ने में ही पुख्ता तौर पर याद करना सीख जाओगे। इसलिए रिवीज़न को आप अपनी हैबिट बनाओ ताकि आप चीज़ों को याद करना अच्छे से सीख सको। तो बिना टाइम वेस्ट किए आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद इस्माइल इनका नाम था और इस्माइल इनका तखल्लुस था। तखल्लुस किसे कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म में जब शायर शायरी में अपना नाम लिखते हैं तो उसे तखल्लुस कहते हैं। तो ये शायरी में अपना नाम इस्माइल लिखा करते थे। अब जैसे कि इनके नाम से पता चल रहा है कि ये मेरठ में पैदा हुए। उस दौर के रिवाज के मुताबिक इन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम घर से हासिल की थी। मेरठ के एक आलिम रहीम बेग से इन्होंने फ़ारसी ज़बान की आला तालीम हासिल की थी। किससे? रहीम बेग उनका नाम था, बहुत बड़े आलिम थे। अंग्रेज़ी ज़बान में भी इनको महारत हासिल करके इंजीनियरिंग का इन्होंने कोर्स पास किया था। आगे है, कौम के बच्चों के अंदर तालीम देने के जज्बे की वजह से इन्होंने मुअल्लमी यानी कि टीचर बनने का पेशा इख्तियार किया। अपने अहद के अहम शायरों मसलन हाली और शिबली की तरह मौलवी इस्माइल मेरठी ने भी अपनी शायरी को बड़ों और बच्चों दोनों के लिए तालीम व तरबियत का ज़रिया बनाया। जिस तरीके से हाली और शिबली नुमाली ने अपनी शायरी को बच्चों और बड़ों दोनों के लिए तालीम का ज़रिया बनाया था, ऐसे ही इन्होंने बनाया और दरसी किताबें भी लिखीं, कोर्स की किताबें भी लिखीं। इन्होंने सादा और सलीस ज़बान में उर्दू सिखाने के साथ इन किताबों में अखलाकी मौज़ूआत यानी कि मैनर्स को सिखाने की इस खूबी से शामिल किया कि पढ़ने वाले तालीम के साथ साथ तरबियत के ज़ेवर से भी, तमीज़ के ज़ेवर से भी आरास्ता हो सकें, पढ़ाई के साथ साथ मॉरल एजुकेशन भी सीख सकें। इस्माइल मेरठी ने ऐसी कई नज़में लिखी हैं जो सिर्फ बच्चों के लिए हैं और हर अहद में इनको मानवियत यानी कि बड़ा मर्तबा और इनकी अफादियत यानी कि इनका अलगपन, इनका मशहूरपन बरकरार है। हर अहद में इन्होंने बच्चों के लिए इतनी अच्छी नज़में लिखी हैं। इस्माइल मेरठी का कलाम कुलियाते इस्माइल के नाम से भी शाया हो चुका है। अब बच्चों, एग्ज़ाम के लिए इस नज़्म के मरकज़ी ख़याल को लिखना सीखेंगे कि किस तरीके से लिखेंगे। सभी बच्चे जानते हैं ना कि मरकज़ी ख़याल का मतलब है कि इस नज़्म के ज़रिए से शायर ने क्या पैगाम, क्या संदेश दिया है, क्या मॉरल एजुकेशन दी है, क्या नैतिक मूल्य दिया है। तो आप एग्ज़ाम में इसे किस तरीके से लिखोगे? इस नज़्म में मौलाना इस्माइल मेरठी ने पानी की अहमियत और अफादियत पर रोशनी डाली है। हम जानते हैं कि हर शे की असल पानी है, यानी कि हर शे से पानी जुड़ा हुआ है। हम आज दुनिया को जिस सूरत में देखते हैं, ज़मीन, पहाड़, दरख्त, जानवर वग़ैरह, इनसे पहले हर तरफ पानी ही पानी था। जब ये दुनिया वजूद में आई यानी कि बनी, तो दुनिया और अहले दुनिया के लिए पानी एक बड़ी बुनियादी ज़रूरत बन गया पूरी दुनिया के लिए। इंसान और हैवानी ज़िंदगी हो या ज़राअत यानी कि खेती बाड़ी, सनत व हरफत यानी कि उद्योग धंधे, कहीं ना कहीं पानी की ज़रूरत पेश ज़रूर आती है। हर काम से पानी का जुड़ा होना लाजमी है और यही इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल है। आबे ज़ुलाल के मायने क्या है? साफ़ सुथरा और ख़ालिस पानी जो कि पीने के लायक है, जो कि इस्तेमाल के लायक है। अब बच्चों, इस नज़्म के बंद की तशरीह लिखना सीखेंगे कि इसको एग्ज़ाम में आप किस तरीके से लिखोगे। तो पहला बंद है, पढ़कर सुनाती हूँ।
दिखाओ कुछ तबीयत की रवानी, जो दाना यानी कि इंटेलिजेंट हो तो समझाओ क्या है पानी। ये मिलकर दो हवाओं से बना है, गिरहे यानी कि गीठा खुल जाए तो फौरन हवा है। नज़र ढूंढे मगर कुछ भी ना पाए, ज़बान चखे मज़ा हरगिज़ ना आए। हवाओं में लगाया खूब फंदा, अनोखा है तेरी कुदरत का धंधा। नहीं मुश्किल अगर तेरी रज़ा हो, हवा पानी हो और पानी हवा हो। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? सयाको सबाक। सयाको सबाक में लिखोगे कि ज़ेल के अशार इस्माइल मेरठी की मशहूर नज़्म आबे ज़ुलाल से लिए गए हैं। अब तशरीह किस तरीके से लिखोगे एग्ज़ाम में, पढ़कर बताती हूँ। इस्माइल मेरठी कहते हैं कि ज़रा तबीयत की रबानी दिखाओ कि शायर का जहन कितनी तेज़ी से काम करता है। क्या कहते हैं? इस्माइल मेरठी कहते हैं ज़रा तबीयत की रवानी दिखाओ कि शायर का जहन कितनी तेज़ी से काम करता है, और जो अक्लमंद होगा वो इस रवानी से अंदाज़ा कर लेगा कि शायर अगले अशार में क्या कहेगा। समझ में आया कि शायर ने क्या कहा है कि ज़रा अंदाज़ा लगा कर तो बताओ, दिमाग लगा कर तो बताओ कि शायर कितनी तेज़ी से काम करता है, और अगर जिसके पास दिमाग होगा तो वो अशार को पढ़कर अंदाज़ा लगा लेगा। पानी दो हवाओं यानी गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, H2O। अगर दोनों की गिरहें खुल जाएं यानी अलहदा अलहदा हो जाएं तो फिर पानी गायब हो जाएगा, यानी कि इसका वजूद ना रहेगा। कुछ नज़र पानी को तलाश करे तो पानी कहीं नज़र नहीं आएगा। ज़बान पर इसका जायका महसूस नहीं होगा। कुदरत की अजीब कारीगरी है कि दो हवाओं को मिलाकर फंदा लगाया यानी कि पानी बना दिया। खुदा के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है कि वो हवा को पानी बना दे और पानी को हवा। अगला बंद है, मिजाज उसको दिया है नरम कैसा, जगह जैसी मिले बन जाए वैसा। आगे है, नहीं करता जगह की कुछ शिकायत, तबीयत में रसाई है निहायत, रसाई यानी कि पहुँच। नहीं करता किसी बर्तन से खटपट, हर एक साँचे में ढल जाता है झटपट। ना हो सदमे से हरगिज़ रेज़ा रेज़ा, ना हो ज़ख्मी अगर लग जाए नेज़ा, नेज़ा यानी कि भाला। ना उसको तीर से तलवार से खौफ, ना इसको तोप की भरमार से खौफ। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? सयाको सबाक। सयाको सबाक लिखने के बाद तशरीह लिखोगे कि इस्माइल मेरठी कहते हैं कि खुदा ने पानी को किस कदर नरम मिजाज अता किया है, जैसी जगह होती है ये वैसा बन जाता है। ये कभी किसी जगह पर भी शिकायत नहीं करता है, ये हर जगह पहुंच जाता है। हुआ पहाड़ हो, चाहे जंगल हो, मैदान हो, रेगिस्तान हो, चौड़ी चकली जगह हो, तंग गली हो, पानी का रास्ता कोई नहीं रोकता। इसे किसी बर्तन में डाल दीजिए, समा जाएगा। गिलास हो या बड़ी देग, ये इसमें भी ढलकर उसके जैसा हो जाएगा। इसे कोई सदमा पहुँचे तो पत्थरों की तरह रेज़ा रेज़ा नहीं होता है। पानी पर नेज़ा मारो, ये ज़ख्मी भी नहीं होगा, सही सालिम पानी रहेगा। पानी को तीर तलवार और बारूद से भरी तोप से भी कोई खौफ नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको अपने आप में एक ऐसी तासीर दी है। अगला बंद है, तवाज़े से सदा पस्ती में बहना, जफ़ा सहना मगर हमवार रहना। नहीं है सरकशी से कुछ सरोकार, ना देखोगे कभी तुम उसका अंबार। ख़ज़ाना गर बुलंदी पर ना होता तो फव्वारे से ये वह बाहर ना होता। जो हल्का हो उसे सर पर उठाए, जो भारी हो उसे गोता खिलाए। ना जलता है ना गलता है ना सड़ता, निरा यानी कि खालिस पानी नहीं हरगिज़ बिगड़ता। तो पहले क्या लिखोगे? सयाको सबाक, और फिर तशरीह में किस तरीके से लिखोगे एग्ज़ाम में, पढ़कर सुनाती हूँ। पानी का कायदा है कि वो ढाल की तरफ बहता है, जिधर की साइड ढाल होता है, ढलान होता है। रास्ते में बहने वाले पानी पर लोगों के कदम पड़ते हैं। पानी उन्हें बर्दाश्त करता है और मुसलसल ही बहता रहता है। पानी दबने कुचलने वालों से बगावत नहीं करता है, दबाने कुचलने वालों से। ना बहता हुआ पानी एक जगह सिमटकर अंबार यानी कि ढेर बनता है। फव्वारे को देखिए, इसमें से किस तरह पानी बाहर निकलता है।
اسماعیل میرٹھی کہتے ہیں کہ پانی بلندی پر پہنچ کر جمع ہو جاتا ہے اور پھر تیزی سے باہر آتا ہے۔ آپ کا روزمرہ کا مشاہدہ ہوگا کہ ہلکی سے پانی کے آپ نے روزمرہ عام زندگی کے اندر دیکھا ہوگا کہ جو چیزیں ہلکی ہوتی ہیں وہ پانی پر تیرتی رہتی ہیں اور جو بھاری ہوتی ہیں وہ غوطہ مار کر نیچے بیٹھ جاتی ہیں۔ پانی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ جلتا ہے اور نہ گلایا جا سکتا ہے، اور خالص پانی یعنی کہ نیرا پانی سڑتا اور بگڑتا بھی نہیں ہے، یعنی جس پانی میں کسی طرح کی آمیزش نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، آب زلال ہو، وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتا ہے خالص پانی۔ اب اس کا چوتھا بند ہے، کسی عنوان سے ہوگا نہ نابود، وہی پانی کا پانی، دودھ کا دودھ۔ آگے ہے، لگے گرمی تو اڑ جائے ہوا پر، پڑے سردی تو بن جاتا ہے پتھر، ہوا میں مل کے غائب ہو نظر سے، کبھی اوپر سے بادل بن کر برسے، ہوا پر چڑھ کے پہنچے سینکڑوں کوس، کبھی اولا کبھی پالا کبھی اوس۔ قہر ہے، بھاپ ہے، پانی ہے یا برف، کئی صیغوں میں ہے ایک اصل کی صرف۔ تو بچوں تشریح کو کیسے لکھو گے؟ دھیان سے سنیں گے۔ کچھ بھی کر لیجئے، پانی کا وجود کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ مثلاً مشہور ہے کہ پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ، یعنی کہ دودھ میں پانی ملایا جائے تو صاف نظر آ جاتا ہے کہ یہ خالص دودھ نہیں، اس میں پانی ملایا گیا ہے۔ اسماعیل میرٹھی کہتے ہیں کہ اگر گرمی ہو تو حرارت سے پانی بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے، اور اگر سردی ہو تو برف بن جاتا ہے۔ برف پتھر کی طرح سخت ہوتی ہے۔ بھاپ بن کر پانی ہوا میں مل کر غائب ہو جاتا ہے، اوپر پہنچ کر بادل بن کر برسنے لگتا ہے۔ یہی نہیں، پانی بھاپ بن کر ہوا کے ساتھ سینکڑوں کوس دور چلا جاتا ہے، اور کبھی اولے کی شکل میں برستا ہے، کبھی پالے یعنی کہ کوہرا اور برف کی شکل میں، اور اوس کے قطروں کی صورت میں بھی نظر آتا ہے۔ پانی کی اس شکل کو کوہرا کہیں یا بھاپ یا برف، حقیقت سب کی اصل ایک ہی ہے، یعنی کہ پانی۔ اگلا بند ہے، اسی کے دم سے دنیا میں تیری ہے، اسی کی چاہت سے کھیتی ہری ہے، پھلوں میں پھول میں ہر پنکھڑی میں، ہر ایک ٹہنی میں، ہر بوٹی جڑی میں، ہر ایک ریشے میں اس کی رسائی، غذا ہے جڑ سے کوپل تک چڑھائی، پھولوں کا ہے اسی سے تازہ چہرہ، اسی کے سر پہ ہے پھولوں کا سہرا، اسی کو پی کے جیتے ہیں سب انسان، اسی سے تازہ دم ہے سارے حیواں یعنی کہ سارے جاندار۔ تو تشریح کس طریقے سے لکھو گے کہ اسماعیل میرٹھی کا کہنا ہے کہ پانی کے دم سے دنیا میں تراوٹ اور نمی ہے، پانی کی ہی بدولت کھیتی ہری بھری رہتی ہے، پھول ہوں یا پھل یا پھر پنکھڑی، ہر ایک ٹہنی اور ہر جڑی بوٹی اس کی وجہ سے تر و تازہ ہے، اور ان کے ہر ریشے میں پانی پہنچتا ہے، پانی ہی درختوں کی غذا بن کر جڑ سے کوپل تک جاتا ہے، پھل اسی پانی کی بدولت تازہ نظر آتے ہیں، اور پھولوں کی رونق بھی پانی کی بدولت ہی بنی رہتی ہے۔ سب انسانوں کے لیے پانی کا پینا ضروری ہے، سارے حیوان یعنی کہ جاندار بھی پانی سے ہی تازہ دم نظر آتے ہیں۔ اب ہے اگلا بند، یہی معدے کو پہنچاتا رسد ہے، یہی تخلیق میں کرتا مدد ہے، یعنی کہ پیٹ میں کھانا پانی کے ذریعے ہی پہنچتا ہے، خالی ہم سوکھا کھانا تو نہیں کھا جاتے ہیں، یعنی کہ تخلیق یعنی کہ پیٹ بھرنے میں یہی پانی مدد کرتا ہے۔ آگے ہے، عمارت کا بسایا اس نے کھیڑا، تجارت کا کیا ہے پار بیڑا، زراعت یعنی کہ کھیتی باڑی اس کی موروثی اسامی، صناعت یعنی کہ بزنس کے بھی اوزاروں کا حامی، کہیں ساگر کہیں کھاڑی کہیں جھیل، کہیں جمنا کہیں گنگا اور کہیں نیل۔ تو تشریح ہوگی، شاعر کا کہنا ہے کہ ہمارے معدے میں یعنی کہ پیٹ میں جو غذا پہنچتی ہے وہ بھی پانی کی بدولت ہے، مختلف اشیاء کی پیداوار میں پانی مدد کرتا ہے، صنعت کاری میں جتنی بھی عمارتیں بنتی ہیں ان میں ریت، سیمنٹ، مٹی وغیرہ کا غارہ بنانے میں پانی ہی کام آتا ہے، تجارت کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پانی کے جہازوں سے پہنچتا ہے،
खेती बाड़ी पानी के बगैर मुमकिन नहीं होती है। सनत व हुर्फत यानी कि उद्योग धंधों के बहुत से औजार आलात में पानी काम आता है और यही पानी कहीं समुंदर, कहीं खाड़ी, कहीं झील में नज़र आता है। गंगा, जमुना और दरियाए नील में पानी ही पानी है। आगे है, यही पहले ज़मीन पर मौजे जन था, यानी कि ज़मीन पर पहले हर तरफ पानी ही पानी था। ना मैदान था, ना पर्वत था, ना वन यानी कि जंगल था। ज़मीन पोशीदा थी इसकी बगल में, यानी कि ज़मीन पानी में छुपी हुई थी। ना था कुछ फ़र्क जल में और थल में, यानी कि ज़मीन के अंदर और पानी में कोई फ़र्क नहीं था, हर तरफ पानी पानी था। ना बस्ती थी, ना टापू था कहीं पर, उसी का दौरा था ज़मीन पर, यानी कि पानी का। मगर दुनिया में यकसानी कहाँ है, जो अब देखो तो पानी कहाँ है। यहाँ हर चीज़ है करवट बदलती, हर एक हालत है चढ़ती और ढलती। कोई शे हो, हवा हो या हो पानी, सभी को है बुढ़ापा और जवानी। तशरीह लिखोगे कि जिस वक्त मैदान, पहाड़ और जंगल तक नहीं थे तो उस वक्त हर जानिब यही पानी ही पानी नज़र आता था। इसी की बगल के अंदर ज़मीन छुपी हुई थी पानी में, और खुश्की और तरी में कोई भी फ़र्क नहीं था, क्योंकि हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी था, यानी पानी ही पानी था। खुश्की ना होने की वजह से बाइस ना ही बस्ती थी और ना ही टापू था, हर जगह पानी का राज था। मगर दुनिया हमेशा एक जैसी हालत में नहीं रहती। अब खुद देखते हैं तो बहुत सी जगह पानी की बजाय ज़मीन है और उस पर आबादी है। दुनिया में इनकलाब आते रहते हैं, हर चीज़ घटती बढ़ती रहती है। कोई भी शे हो उसके साथ जवानी और बुढ़ापा तो होता ही है, और यही सब कुछ हवा और पानी के साथ होता है। अगला बंद है, रहा बाकी ना वो पानी का रेला, उसे खुश्की ने पस्ती में ढकेला। ज़मी आहिस्ता आहिस्ता गई चूस पानी को, छुपाए माल को जिस तरह माल को कंजूस छुपाता है। तरी का जब के दामन हो गया चाक, तो खुश्की ने उड़ाई जा बजा खाक। आगे है, पहाड़ उभरे हुए मैदान पैदा हुए, मैदान में नखलिस्तान पैदा। तरी का गो अभी पल्ला है भारी, यानी कि तरी का अभी पल्ला भारी है। लड़ाई है मगर दोनों के अंदर जारी, क्या करते हैं दोनों का काट और छाट, चली जाती है बाहम लाग और डांट। तो तशरीह किस तरीके से लिखोगे, पढ़कर बताती हूँ। जहाँ हर तरफ पानी बहता था वहाँ खुश्की यानी कि ज़मीन उभरी तो पानी फिर नीचे यानी कि पस्ती में चला गया। ज़मीन ने आहिस्ता आहिस्ता पानी को इस तरह चूस लिया जिस तरह कोई कंजूस अपने माल को छुपा कर रखता है, यानी ज़मीन के पानी चूस लेने से पानी नज़र नहीं आता। जब ज़मीन में नमी बाकी नहीं रही, यानी कि पानी वहाँ ख़त्म हो गया, तो फिर क्या हुआ, ज़मीन खुशक हो गई और हर तरफ खाक धूल उड़ने लगी। ज़मीन के नमूदार यानी कि ज़ाहिर होने पर पहाड़ उभरे और मैदान नज़र आने लगे। इन मैदानों में नखलिस्तान यानी कि सरसब्ज़ व शादाब ज़मीन के कते अभी पैदा हुए थे। खुश्की और तरी में जंग जारी है, यानी कि खुश्की में और तरी में आपस में जंग जारी है, और अभी तक तरी ही का यानी कि पानी का पल्ला भारी है। कहीं पानी खुश्की को काटकर फैल जाता है और कहीं पानी कम होकर ज़मीन भी नज़र आने लगती है। अगला बंद है, तरी हरदम चली जाती है उठती, कभी खुश्की भी है काया पलटती। तरी का 3/4 में है राज, तो खुश्की 1/4 में है आज, यानी कि पानी 3/4 है और खुश्की सिर्फ 1/4 है। नहीं चलती तरी की सीना जोरी, ज़मीन एक रोज़ रह जाएगी कोरी। मगर अब दिन ब दिन चढ़ती है खुश्की, तरी घटती है और बढ़ती है खुश्की। कमी बेशी नहीं आती नज़र कुछ, बहुत उम्रों में होता है असर कुछ। तो तशरीह किस तरीके से लिखोगे। इस्माइल मेरेठी कहते हैं कि तरी पानी खुश्की के साथ साथ चलती रहती है, जहाँ मौका मिलता है पानी छा जाता है, कभी खुश्की पानी की जगह ले लेती है। दुनिया का जायज़ा ले तो मालूम होगा कि इन दोनों
एक चौथाई हिस्से में खुश्की यानी कि ज़मीन है और बाकी 3 हिस्से पानी है। जैसे कि रोटी के 4 टुकड़े कर दो तो 3 हिस्से पानी और 1 हिस्से ज़मीन है। मगर हमेशा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रफ्ता रफ्ता पानी कम होता जाएगा और खुश्की का हिस्सा ज़्यादा होगा। जब तक ज़मीन में पानी शामिल था तो ज़मीन छोटी नज़र आती थी, मगर अब दिन ब दिन खुश्की बढ़ती जा रही है और पानी का हिस्सा कम होता जा रहा है। इस्माइल मेरठी कहते हैं कि ज़मीन और पानी में कमी बेशी इतना सहल नहीं है। एक उम्र गुज़रती है तो कुछ असर होता है। हम देखते हैं कि जब आदमी की उम्र बढ़ती है तो फिर उसमें बहुत सी तब्दीलियां नज़र आने लगती हैं, यानी कि वक्त के बाद एक मुद्दत के बाद हर चीज़ के अंदर चेंजिंग आती है। अब बच्चों इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं, तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़कर सुनाने से पहले जिन बच्चों को स्टेशनरी की और गिफ्ट आइटम्स की ख़ास चीज़ें बिना किसी कमीशन के 100% फुलफिल तरीके से ख़रीदनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार ज़रूर ट्राई करना। हर चीज़ बहुत ज़्यादा ख़ास है, कम कीमत भी है और बिना किसी कमीशन के हैं। बच्चों चीज़ें इतनी अच्छी हैं जो कि आपके टीचर्स डे, फ्रेंडशिप डे और आपके ख़ुद के लिए भी यूज़फुल रहेंगी। तो अब मैं क्वेश्चन आंसर पढ़कर बताती हूँ। पानी की सदा पस्ती में बहने की शायर ने क्या वजह बयान की है? तो पानी की खासियत है कि वो बुलंदी से नीचे की तरफ आता है। गर शायर ने इस खासियत को दूसरे मायने पहनाते हुए कहा है कि खुदा ने पानी को नरम मिजाज बनाया है। वो जैसी जगह होती है उसमें समा जाता है, किसी से लड़ता झगड़ता नहीं है, इसलिए वो आजिज़ी के साथ पस्ती में बहता रहता है। अगला सवाल है, पानी के पत्थर बन जाने से क्या मुराद है? तो मौसम सरमा में सर्दी में पानी जमने लगता है, कभी आसमान से ओले की शक्ल में गिरता है, कभी बर्फ़ बनकर ओले और बर्फ़ दोनों ही पत्थर की तरह सख्त होते हैं, इसलिए शायर ने पानी का पत्थर बन जाना कहा है। अगला सवाल है, जब कहीं बस्ती और टापू नहीं थे तो ज़मीन पर किसका दौर था? तो जब बस्ती और टापू नहीं थे तो हर तरफ पानी ही पानी था। ज़मीन के 3/4 हिस्से में किसका राज है? तो ज़मीन के 3/4 हिस्से में पानी की हुक्मरानी है, बादशाहत है। अगला सवाल है, शायर ने आब ज़ुलाल की क्या क्या खूबियाँ बयान की हैं, यानी कि खालिस पानी की क्या क्या खासियतें होती हैं? तो शायर ने आब ज़ुलाल की खूबियाँ बयान करते हुए कहा है कि पानी एक है मगर ये कई शक्लों में नमूदार यानी कि ज़ाहिर होता है। भाप बनकर, कहर और बर्फ़ की सूरत में ज़ाहिर होता है। फल फूल, कोपल, जड़, दरख्त सब पानी से ही हरे भरे रहते हैं। इंसान हो या हैवान तरोताज़ा नज़र आते हैं। ज़राअत, सनत व हुर्फत हर जगह पानी की ज़रूरत होती है। पानी कभी किसी जानदार शे की तख्लीक में बुनियादी जज़ू होता है, यानी कि किसी भी जानदार चीज़ को बढ़ाने के लिए, जीने के लिए जो बुनियादी जज़ू है, जो बुनियादी चीज़ है वो क्या है? वो पानी है।